गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और मैं प्रस्तुत हूँ T20 सीरीज़ में। ये T20 सीरीज़ की 7वीं सीरीज है और टॉपिक है आज का भारत में विदेशी आक्रमण। देखने से भी लग रहा होगा एक ईरानी आक्रमण का एक दृश्य है और एक यूनानी आक्रमण का। आप जानते हैं कि भारत पर अनवरत आक्रमणों की एक श्रृंखला रही है और ये टॉपिक ऐसा रहा है कि बच्चे प्रायः नहीं पढ़ते हैं और स्टडी मटेरियल भी नहीं रहता है, तो मैंने पढ़ाया भी है और इससे सवाल कम बनते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं। तो जो हमने इस T20 में जो 20 प्रश्नों को सेलेक्ट किया, मुझे लगता है कि केवल अगर इन 20 प्रश्नों को ही दिमाग में रखा जाए तो कभी इससे बाहर सवाल नहीं पूछे जाएंगे, राइट। और आपको बताऊं कि IAS PCS के लिए, UPSC के लिए और UP PCS के लिए ये प्लेटफॉर्म आपका क्या कहते हैं कि डेडिकेटेड है ना। SSCs की क्लासेस अभी फ़िलहाल तो ना तो योजना है और ना तो चलती ही चलती है, लेकिन जो हायर कमीशन है उच्चतर शिक्षा आयोग में जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उनके एग्ज़ाम्स के लिए आप जानते हैं कि आपका हिस्ट्री, शिक्षा शास्त्र, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी है ना, इन सारे विषयों से लोग चयनित होते रहे हैं। तो अभी कल ही रिजल्ट भी आया हुआ है, तो उसमें कुछ जो इस संस्था से जुड़े लोग हैं वो भी सिलेक्टेड हुए हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि संजय सर से, संजय द्विवेदी सर से और भी लोग हैं, एक मुलाकात आपसे संक्षिप्त कराई जाए कि जैसे पता चले कि कैसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में चीज़ों को मैनेज करते हुए कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो बहुत जल्दी उसको भी हम लाएंगे, एक संक्षिप्त कम से कम इंटरव्यू इंटरेक्शन आपसे ज़रूर कराऊंगा। तो फिलहाल तैयार हैं आप लोग आज के इस एपिसोड के लिए? तो आइए हम लोग देखते हैं, इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं, राइट। तो चलिए, पहला जो सवाल है आपके सामने है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो निश्चित रूप से वो जो था वो कौन था? नंद था। मगध साम्राज्य की बात हो रही है, मगध में नंद शासन था। ये सवाल आया भी हुआ है, ये मैंने वहां से टेकअप कर लिया, UP PCS का क्वेश्चन है और सेलेक्ट कई बार प्रश्न जो है रिपीटेड भी हो जाते हैं। तो बेहद आसान से शुरुआत है। शुरुआती जो प्रश्न है वो UP कमीशन के आए हुए हैं, जो कमीशन में आए हुए हैं उनको हमने रखा हुआ है यहाँ पे। फिलहाल अगले सवाल की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? तो नंद वंश अभी आपने देखा, दूसरी बार उठा करके पूछ लिया शासक को, तो जाहिर सी बात है वो कौन था? धनानंद था। श्योर, आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है वो ये है कि लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। ये बात तो एकदम सही है ना। लगभग 2 वर्ष का, हालांकि मैंने एक एग्जैक्ट सवाल भी पूछा है कि कितने माह तक हो रहा था, खैर उस सवाल में हम जब आएंगे तो चर्चा करेंगे। और कारण इसमें दिया है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। ये एक गलत स्टेटमेंट है। आंसर सही होगा, कथन सही है, कारण गलत है। वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात तो जरूर हुई थी लेकिन कोई भिड़ंत नहीं हुई थी, है ना। और वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि उसे नंद वंश पे यानी मगध राज्य पर आक्रमण कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि नंद जो शासक है वो क्या है, निम्न जाति का होने की वजह से काफ़ी बदनाम है और कहा जाता है कि ये परामर्श सिकंदर को अच्छा नहीं लगा था और उसने पकड़ने का भी आदेश दिया। फिलहाल चंद्रगुप्त मौर्य वहां से भाग खड़ा हुआ था, यानी कुल मिलाकर के चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर से लड़ाई नहीं हुई थी। इसलिए जो स्टेटमेंट सी है वो दूसरा जो स्टेटमेंट कारण है वो गलत होगा। तो अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये है आपका मशक, राइट। मशक जनजाति की स्त्रियों ने भी सिकंदर के विरुद्ध जो है हथियार उठाया था। ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे, है ना। तो अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे
कि भारत में सिकंदर की सफलता निम्नलिखित कारणों से थी। जो भी सिकंदर के बारे में कहा जाता है वो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जरा देखते हैं कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। एकदम सही है। आप जानते हैं कि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में तो स्पेशली छोटे छोटे राज्य थे, 27-28 राज्य थे। उसकी फौज बेहतर थी, जाहिर सी बात है अगर सफलता मिल रही है तो था ही। उसे देशद्रोही शासकों से सफलता मिली, सहायता मिली, ये भी एक हद तक आप कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आम्बी ने मुलाकात किया था और शशिगुप्त, दो ऐसे नाम मिलते हैं कि आम्बी और शशिगुप्त, आम्बी और शशिगुप्त, ये दो ऐसे शासक मिलते हैं जो कि जिन्होंने सिकंदर से मुलाकात की थी और पोरस के विरुद्ध उसने सहायता देने की पेशकश भी किया था। और वह एक अच्छा प्रकाशक नहीं प्रशासक था। तो इसे हम नहीं मानते। सिकंदर को अच्छा प्रशासक इसलिए नहीं मानते क्योंकि आप जानते हैं कि सिकंदर सफलता के बावजूद भी उसके जो सैनिक थे उसके साथ नहीं थे, उसका विरोध कर दिए। और यही नहीं, जब जहां से वो आया था यूनान से, आपने देखा यूनान में भी विद्रोह हुआ। तो अगर वो अच्छा प्रशासक था तो एक तरफ सेना विरोध कर रही है, विद्रोह कर रही है, और दूसरी तरफ उसके राज्य में भी विद्रोह हो रहा है, तो अच्छा प्रशासक नहीं माना जा सकता। इसलिए सफलता के लिए जो उत्तरदायी कारण है वो क्या मानेंगे? 1, 2 and 3, 4 नहीं मानेंगे। बहुत सारे लोग 1, 2, 3 and 4 के चक्कर में पड़ जाएंगे कि अच्छा प्रशासक तो मान ही लिया जाए। नहीं, 1, 2 and 3। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर के से झेलम के तट पर युद्ध किया था। वितस्ता का जो युद्ध था वो कौन सा था? पोरस ने, है ना। इसमें तो गाना भी बना हुआ है कि पोरस ने सिकंदर से की थी लड़ाई, है ना। बहुत पुरानी फिल्म का है, आप लोगों को नई फिल्में ध्यान रखती हैं। फिलहाल वो जो युद्ध था वितस्ता का युद्ध था, पोरस और वितस्ता का युद्ध। और ये बड़ा अपने समय का बड़ा विशिष्ट युद्ध रहा, झेलम का जो युद्ध था। और आपको बताऊं कि इस युद्ध के पश्चात इस पे हमने सवाल नहीं बनाया है, लेकिन आपको एक पॉइंट यहाँ नोट कर लेने की जरूरत है कि इस युद्ध में पोरस के साथ साथ आम्भी भी गया था। और उसने अंतिम समय पे ये सोचा कि हमारा कट्टर शत्रु रहा है पोरस, तो लाओ इसको हम बांधने का प्रयास करते हैं। और जैसे वो आगे बढ़ता है तुरंत पोरस जो है वो तलवार चला करके वार करता है। और इस घटना का अंकन जो है एक सिक्के पर हुआ है, एक सिक्के पर दिखाया गया है, जिसमें पोरस को एक तरफ बांधा हुआ है, बांधा जा रहा है, और उसने आम्भी पर तलवार चलाने का प्रयास किया है। तो ये एक मेमोरियल सिक्का है, यानी पूर्व के पराजय का एक तरह से आप कह सकते हैं कि न्यूमिस्मेटिक एविडेंस भी है। न्यूमिस्मेटिक यानी सिक्के, न्यूमिस्मेटिक्स एविडेंस भी है, राइट। तो इसका भी साक्ष्य आपको उठा करके यहाँ पे मिलता है। तो आइए अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया? नियार्कस, अनेक्सेक्रेटस, डायमेकस, अरिस्टोबुलस। आज के डेट में अगर आप केवल सिकंदर के आक्रमण तक पढ़े रहते तो ये प्रश्न हो सकता था कि एक बार आपको थोड़ा बहुत कठिन भी लगता, लेकिन इस समय तो कठिन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको हमने ओपन सीरीज में मौर्य साम्राज्य तक पढ़ा दिया है। और डायमेकस जो है ये बिंदुसार के समय में आया था, बिंदुसार के समय में मौर्य साम्राज्य में आया था, बिंदुसार के समय में। और आप जानते हैं कि ये कौन था? सीरिया का दूत था, सीरिया का राजदूत था। क्लियर है? तो निश्चित रूप से सिकंदर के समय नहीं था। बाकी नियार्कस, अनेक्सेक्रेटस और अरिस्टोबुलस ये चारों थे। और उसमें से भी जो नियार्कस था वो उसका सेनापति था। किसका? नियार्कस जो है वो सेनापति था सिकंदर का। तो कभी अगर आपसे पूछे तो पता होना चाहिए कि ये सेनापति रहा था। श्योर है? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से किस जनजाति ने स्वयं को यूनानी एवं सिकंदर का वंशज घोषित किया? आपको बताएं कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पे 27-28 राज्य थे
छोटे छोटे गणराज्य थे। और इनकी जो सूचना है वो हेमचंद्र राय चौधरी ने अपनी पुस्तक में विस्तार से दिया हुआ है। और उसी में से उन्हीं 28 में से एक थी नीसा जनजाति, है ना। और इस नीसा जनजाति ने अपने आप को यूनानियों का वंशज घोषित किया। और तो और यूनानियों का वंशज घोषित करके इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी सिकंदर का साथ देने का निर्णय लिया। तो यह एक एकदम विशिष्ट घटना थी। अभी पूछी नहीं गई है, लेकिन आपसे कभी भी पूछी जा सकती है। रेश्योर आपको एक बात और भी बता दूं कि 27वां 28वां राज्य रटने की कोशिश नहीं करिएगा, है ना। मोटे तौर पर जो प्रमुख हैं, जिनसे कोई विशिष्ट घटना जुड़ी हुई है, उन सारे पे हमने आपको प्रश्न बना दिया है। इससे बाहर शायद ही कोई जाए, है ना। और अगर चला भी जाएगा तो इतने प्रश्नों को अगर आप जानते रहेंगे तो अनुमान लगाना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि ईरानियों ने भारत में क्षत्रपी प्रणाली की शुरुआत की। सही है, एकदम सही है। कई लोग इसे क्या कहते हैं कि कंफ्यूज होते हैं यूनानियों से। नहीं, जो क्षत्रपी प्रणाली थी, क्या होती है क्षत्रपी प्रणाली, इसे पहले जानिए। जो क्षत्रपी प्रणाली थी वो एक तरह से क्षत्रपी सिस्टम आप कह सकते हैं कि प्रतिनिधियों के द्वारा, क्षत्रपी प्रणाली जो होती है प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करने की प्रणाली होती है। प्रतिनिधियों के द्वारा शासन की प्रणाली होती है। राइट, प्रतिनिधियों के द्वारा। श्योर, यानी आप अगर शासक हैं, आप डायरेक्ट प्रशासन नहीं कर पा रहे तो आपने अपने प्रतिनिधि नियुक्त किया। और इसकी शुरुआत किया था ईरानियों ने, और आगे चल करके यूनानियों ने भी इसे किया। राइट, लेकिन अगर शुरुआत पूछा जाए तो आप किसे लगाएंगे, ईरानियों को लगाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं कि यूनानियों के आक्रमण के पश्चात क्रमिक रूप से इतिहास लेखन शुरू हुआ। वास्तव में यूनानी आक्रमण का जो प्रभाव है वो सबसे बड़ा प्रभाव यही माना जाता है कि इसके पहले जो भारत में इतिहास लेखन था वो क्रमिक नहीं था, क्रोनोलॉजी वाइज नहीं था। लेकिन अब जो इतिहास लेखन हुआ वो तिथिकम, डेट ऑन इवेंट के हिसाब से लिखा जाने लगा, जो कि हेरोडोटस की परंपरा थी। हमने आपको बताया था कि इतिहास कैसे पढ़ें, उसमें हेरोडोटस की परंपरा को भी स्पेशली बताया था कि कैसे कैसे उसमें उन्होंने बताया था। तो वो एपिसोड देखने लायक है। फिलहाल अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। डेरिक क्या है? और निश्चित रूप से ऐसी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। डेरिक जो है वो क्या है? यूनानियों की स्वर्ण मुद्रा, यूनानियों की रजत मुद्रा, ईरानियों की रजत मुद्रा, और क्या है कि ईरानी प्रतिनिधि। तो वास्तव में थोड़ा सा यहाँ पे गलत आंसर ही लिखा हुआ है। डेरिक ईरानियों की स्वर्ण मुद्रा कहलाती थी, स्वर्ण मुद्रा, इसे सही कर लीजिएगा। और एक और थी, डेरिक जो है वो स्वर्ण मुद्रा थी ईरानियों की, और एक और नाम आता है सिग्लोई। सिग्लोई जो थी वो रजत मुद्रा थी, रजत मुद्रा थी। राइट, और द्रह्म अगर आप देखेंगे, रजत मुद्रा ईरानियों की थी। ये दोनों डेरिक और सिग्लाई ईरानियों की थी। और फिर यूनानियों का देखेंगे तो द्रह्म आपको मिलेगा स्वर्ण मुद्रा में, है ना। तो ये मुद्राएं आपसे पूछी जाती हैं, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक रहा, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ईरानियों की ये स्वर्ण मुद्रा थी। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ आते हैं कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण ईरानियों ने किया। सही बात है, भारत पे आक्रमण देखोगे तो हखमनी या ईरानी माना जाता है कि ईरानियों ने सबसे पहले आक्रमण किया था। किस पे? भारत पे। तो कथन स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 की बात करें कि इस आक्रमण की सूचना मेगास्थनीज जैसे यूनानी लेखकों ने की है। मेगास्थनीज जैसे यूनानी लेखकों ने की है। ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। मेगास्थनीज या कोई भी यूनानी जो लेखक है वो ईरानी आक्रमण को जो है क्या कहते हैं कि ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता या चर्चा ही नहीं करना चाहता।
यानी कथन सही है और कारण गलत है। और क्यों नहीं यूनानी लेखक ईरानी आक्रमणों की चर्चा करते हैं? जब भी आप यूनानी लेखकों को पढ़ेंगे तो वो सीधे इस बात को कहते हैं कि सिकंदर के पहले कोई आक्रमण भारत पर हुआ ही नहीं, है ना। और उसके पीछे उद्देश्य उनका यह है कि वो यूनानी आक्रमण के प्रभाव को क्या कर सकें, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके दिखा सकें। लेकिन ये गलत है। और जब अगर आप ऐतिहासिक तथ्यों को या ऐतिहासिक परंपराओं को उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में ऐसे स्वतंत्र प्रमाण आपको मिलते हैं कि भारत पे सबसे पहले जो आक्रमण किया वो हकमनियों ने किया था। इसलिए आप जानते रहिएगा, कथन कारण जो है, कारण गलत है, कथन सही है। और एक्सप्लेनेशन इस बात को जरूर जानते रहिएगा कि यूनानी लेखकों ने सिर्फ इसलिए नहीं चर्चा किया है कि इससे वो जो आक्रमण का जो श्रेय है वो यूनानियों को देना चाहते हैं या सिकंदर को देना चाहते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने देवताओं के मंदिरों को गिरा दिया था? जराक्सीज, अर्धजराक्सीज, क्षयास और दारा तृतीय। ये सारों के सारे जो है हकमनी शासक हैं। हमने जहां हकमनी आपको साम्राज्य पढ़ाया है, आप देखिएगा उस पे हकमनी आक्रमण के संदर्भ में आप देखेंगे तो बहुत डिटेल दिया हुआ है मैंने। हकमनी साम्राज्य, राइट, हकमनी साम्राज्य पे एक पूरा का पूरा एपिसोड ही है विदेशी आक्रमण में हकमनी का। तो इन सब की चर्चा की है और वहां पर एक नाम मिलता है क्षयास या जेराक्सीज करके है ना। तो क्षयास के बारे में ये कहा जाता है कि इसने देवताओं के मंदिरों को क्या किया था, गिरा दिया था क्षयास ने, राइट। अहुरमज़दा यानी वरुण की आज्ञा से या वरुण की अनुमति से उसने देवताओं को गिराया, देवताओं के मंदिरों को गिरा दिया था। तो ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, क्षयास होगा। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सिकंदर के आक्रमण के प्रभावों की विस्तृत चर्चा की है? खूब हमने अध्ययन अध्यापन में इस बात को बताया है। फिलहाल जानते रहिए कि द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया B.A. स्मिथ की है, 1904 में लिखी हुई किताब है ये। 1904 में अगर आप देखेंगे इस किताब को, ये लिखी गई 1904 में। और इसने वास्तव में सिकंदर के आक्रमणों को बढ़ाने के लिए बहुत क्या कहते हैं, बढ़ा चढ़ा करके बताने के लिए इसने द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में काफी स्थान दिया गया। आधे से ज्यादा चर्चा तो इसी की है कि सिकंदर और उसके आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, राइट। द सेक्रेट ऑफ द ईस्ट मैक्स मूलर है। वास्तव में पुराणों और धार्मिक पहलुओं पर ये रचना है द सेक्रेट ऑफ द ईस्ट पे। ये भी भारत की बड़ी बुराई करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया जेम्स मिल, ये 18वीं 19वीं शताब्दी में लिखी गई। इसने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और सिख भागों में बांटा। हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश कालों में भागा, तो ये बांटा। ये भी एक तरह से बहुत काफी विवादित पुस्तक रही है। और मदर इंडिया, कैथरीन मोयो, नाम समझ जाइएगा, इसमें भी भारतीय समाज की बुराइयों को चुन चुन करके बताया गया है। और ये जो चारों पुस्तक हैं वो क्या माने जाते हैं, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का उदाहरण माने जाते हैं। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, और जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन है वो आप जानते हैं कि इसमें इसका उद्देश्य ही है कि भारत की बुराई करिए और कहीं न कहीं ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए या ब्रिटिश साम्राज्य के फेवर में माहौल बनाइए। तो ये आंसर है आपका B.A. स्मिथ। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। प्रसिद्ध अर्बेला का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो आप जानते हैं काफी फेमस रहा है ये। यूनानियों ने ईरानियों को पराजित किया था। और स्पेशली अगर आप शासक जाने तो सिकंदर ने दारा तृतीय को पराजित किया था। दारा तृतीय को पराजित किया। और आप जानते हैं कि इसी के बाद जो है भारतीय क्षेत्रों की तरफ सिकंदर अग्रसर हुआ। तो सिकंदर ने दारा तृतीय को पराजित किया था, राइट। और पूरा जो हकमनी साम्राज्य है एक तरह से आप देखेंगे तो पूरा का पूरा अधिकार उसी के समय पे आ गया था। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किसने साइरस की जीवनी लिखी? ये साइरस वही है जो कि हकमनी साम्राज्य का संस्थापक है, राइट। और जो हकमनी साम्राज्य का संस्थापक है वो उसकी जीवनी लिखी किसने? साइरोपीडिया जेनोफेन।
जो साइरस की जीवनी है वो साइरोपीडिया नाम से भी जानी जाती है, और वो लिखी किसने? जेनोफेन ने लिखी। श्योर। तो अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? पश्चिमी क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण, क्या ऐसा था? फिलहाल सारे देख लें। नियमित इतिहास लेखन तो था ही, आप जानते हैं कई बार हमने आपको बताया कि सिकंदर के आक्रमण का जो सबसे अस्थायी और सबसे बढ़िया प्रभाव दिखाई देता है भारतीय इतिहास के संदर्भ में, तो नियमित इतिहास लेखन, क्रमबद्ध इतिहास लेखन, क्योंकि इसके पहले जो इतिहास लेखन था वो थोड़ा बिखरा हुआ था। नए नए नगरों की स्थापना उसने किया। 2 नगर तो आप जानते ही हैं, बौकेफेला और निकैया नगर किया था। और पश्चिमी जगत से, ये प्रिंटिंग मिस्टेक आज कुछ ज्यादा ही हो गया है, तो पश्चिमी जगत से संपर्क, ये भी सही है। पश्चिमी क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण, है ना, पश्चिमी क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण अगर आप देखेंगे तो वो नहीं है, बल्कि जो 27-28 राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें से क्या कहते हैं कि 28 राज्यों को विभाजित करके उसने क्या किया था? 5 क्षत्रपियों में डिवाइड कर दिया था। तो जाहिर सी बात है पश्चिमी क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण नहीं हुआ बल्कि केंद्रीकरण हुआ, और आगे चल करके उसे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य में मिला दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17। सिकंदर भारत में कितने समय तक रहा? वही मैंने कहा कि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताया है, 6, 12, 19, 24, यानी एग्जैक्ट जानना होगा, तो वो रहा था लगभग 19 माह रहा था। श्योर, क्लियर है? उस वाले सवाल में लगभग 2 वर्ष कहा था, लेकिन वास्तव में 2 वर्ष से कम था, वो 19 माह था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तक्षशिला का राज्य स्थित था। ये भी एक अच्छा सा पॉइंट है ये। सिंधु और झेलम, झेलम और चिनाब, चिनाब और रावी, रावी और व्यास, तो एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तक्षशिला का जो राज्य था वो सिंधु और झेलम के बीच में स्थित था। कहाँ था? सिंधु और झेलम। क्योंकि तक्षशिला काफी फेमस है, तो यहाँ इसीलिए हमने उठा करके पूछा, ज्यादा नहीं तो कम से कम इसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सिकंदर आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया, यह कथन किसका है? तो यह कथन भी विसेंट स्मिथ का है, बीए स्मिथ का है। श्योर। अगले सवाल पे आते हैं। अगला जो सवाल है वो है, यूनानियों के संपर्क के फलस्वरूप उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में खनिष्ठी लिपि का विकास हुआ। कथन एक तो सही है, और दूसरा कथन है कि यूनानियों के पास, कथन एक सही है, अरे ये तो गलत कर देंगे आप लोग। यूनानियों के संपर्क के फलस्वरूप नहीं बल्कि ईरानियों के फलस्वरूप हुआ। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल अगर ठीक से न पढ़िए तो गलत हो जाते हैं। वास्तव में पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ईरानी संपर्क के परिणाम स्वरूप खरोष्ठी लिपि का हुआ था, यूनानी के वजह से नहीं हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट 1 गलत है, और दूसरा कि यूनानियों के पास इतिहास लेखन की एक समृद्ध परंपरा थी, ये सही है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है, बी ऑप्शन सही है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, राइट। यानी जो खरोष्ठी लिपि हुई, यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं, किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो कि जो खरोष्ठी लिपि है, खरोष्ठी लिपि का विकास ईरानियों के संपर्क से हुआ, ईरानियों के संपर्क के परिणाम स्वरूप हुआ। श्योर, अब तो हमको नहीं लगता है कि कोई कंफ्यूजन रहेगा, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के साथ, और मैं यही कहूँगा कि आप आइए, अधिक से अधिक संख्या में इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी मोटिवेट करिए, जोड़िए। हमने इतिहास पे ओपन सीरीज की शुरुआत की है, और ओपन सीरीज को हम लोग सैटरडे और संडे को फॉलोअर बाय T20 सीरीज करते हैं कि उसी पे हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा करें। जैसे जब अगर आप इस सीरीज से जुड़ें तो आपको लगे कि हाँ क्या कहते हैं कि आपने आपकी सारी चीज़ें बेसिक से लेकर के अप टू डेट जो आपके कमीशन की डिमांड है वहाँ तक की आपकी अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।